पहले हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते किस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई दो सब्सटेंस को मिलाए और मिलाने के बाद वो रिएक्ट कर जाए, रिएक्ट कैसे करेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो मान लो अगर दो सब्सटेंस को मिलाते हो और मिलाने के बाद वो रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना लेता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो हाइड्रोजन को हम लोगों ने जलाया, तो जलने के टाइम में क्या हुआ, हाइड्रोजन एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और बदले में क्या बन गया, वाटर का वेपर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बन चुका है। तो ये जो प्रोसेस था ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, अब बदले में बन गया वाटर का वेपर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर वेपर। देखो तो नया सब्सटेंस बन रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये सब्सटेंस न्यू है, क्योंकि इस सब्सटेंस में, ये जो वाटर है सब्सटेंस, इसमें जो सब्सटेंस हम लोगों ने शुरू में लिया था उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं। जैसे देखो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन जलता है, और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है। तो ये बर्न करता है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है। लेकिन जब ये दोनों मिल करके वाटर बना, तो वाटर में, वाटर ना तो जलता है ना तो जलने में सपोर्ट करता है। इनफैक्ट उसका उल्टा ही प्रॉपर्टी शो करता है कि कोई चीज जल रहा है तो उसमें पानी डाल दोगे तो उसके आग क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल नया सब्सटेंस बन गया, इसमें इनके कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो जब भी पुराना सब्सटेंस मिल करके कुछ नया सब्सटेंस बना देता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट होता है। यानी कि जो रिएक्टेंट के एटम है यही अरेंज करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन हम लोगों को रिएक्शन में ये एटम्स तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि एटम तो बहुत छोटे होते हैं। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन हो गया ये ऐसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, चाहे तो कलर में चेंजेस आ जाएगा, या स्टेट में चेंजेस आ जाएगा, या कोई गैस इवॉल्व हो जाएंगे, या टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब मान लो हीट इवॉल्व हो गया, या वो हीट एब्जॉर्ब किया। तो ये सब जो चेंजेस है ना, उससे हम लोग इनडायरेक्टली कंक्लूड कर देते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, हो चुका है। आ रहा है समझ में। अब है कि ये जो लिखा हुआ है, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, नहीं, ये है ना केमिकल इक्वेशन है। तो फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट में सब्सटेंस को रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना। जैसे मान लो आप लैब में गए, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके वाटर वेपर बना दिया। तो जब ये सारा चीज बन जाएगा तो उसको आप किसी जगह नोट करोगे ना, तो जो आप सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे ना, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन हमेशा सेंटेंस फॉर्म में। ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज केमिकल इक्वेशन, है ना। जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन को जलाया, तो वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर वेपर बन गया। तो जो आप सेंटेंस में लिखोगे ना, जैसे आप लिखोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाटर वेपर। ये जो सेंटेंस लिखे हो ना कि हाइड्रोजन एयर में जलने के बाद वाटर वेपर बना देता है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ, इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, और ये जो सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को बाद में केमिकल इक्वेशन में लिखे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में लिखने से क्या होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलता है और इजी भी है, बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखते कैसे, तो ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन में लिखते, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मतलब करते क्या है, जैसे मान लो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वर्ड इक्वेशन। जैसे देखो आपको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन सा चीज सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है,
और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है एयर से, तो एयर में किस चीज से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो जाएगा, रिएक्टिव, और ये दोनों मिलकर के बनाया जो है उस चीज को प्रोडक्ट कहते हैं। देखो, तो क्या बना है, वाटर बना है, तो वाटर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि वर्ड इक्वेशन में ऐसे आप लिखोगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये जो सेंटेंस है इसको जो हम लोगों ने वर्ड में कन्वर्ट किया, इसे कहते हैं वर्ड आ रहा है। तो वर्ड इक्वेशन में होता क्या है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट, तो हर रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगा। उसी तरह से अगर मान लो प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा बन जाए तो उसके भी बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस साइन लगाएंगे। दूसरा ये है कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में, यानी कि जो चीज रिएक्ट करेगा लेफ्ट साइड में और जो बनेगा वो राइट साइड में। तो ये दोनों रिएक्टेंट है और जो बना है वो क्या है, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे तुम देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट, इसे हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और ये जो बना है इसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। तो जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट, जो बनता है वो प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग फॉरवर्ड एरो लगाते हैं। एरो का डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो इस एरो से ये पता चल रहा है कि यही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट हो रहा, बल्कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना रहा, ना कि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना रहा। तो ये फॉरवर्ड एरो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट किया और ये बदले में क्या बन गया, वाटर। अब ये जो वर्ड इक्वेशन है, इसी वर्ड इक्वेशन को हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में। तो जब हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि जब हम लोग वर्ड इक्वेशन बना देते हैं उसके बाद हम लोग उसको क्या इसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो इसको केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे। तो तुम देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो H2 के फॉर्म में होता है, तो आप H2 लिखोगे। ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में होता है तो O2 लिखोगे। और यहाँ पर वाटर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O, तो हम लोग H2O लिखेंगे। तो तुम देखो ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंबल और फॉर्मूला में। इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जब वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या हर कंपाउंड, हर एलिमेंट का क्या फॉर्मूला हम लोग रटेंगे, तो नहीं। हम लोग क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोगों को बनाने आना चाहिए। और आपने 9th क्लास में ये ऑलरेडी सीख लिया है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला लिखते कैसे आ रहा है, कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो ये रटा गया थोड़ी ना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। बस हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल। तो आप अगर आयन से रटे रहोगे तो उससे क्या होगा, आपको केमिकल फार्मूला बनाना आ जाएगा। तो आप केमिकल फार्मूला भी मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। तो हम लोग जो आयन्स और रेडिकल्स है उसके ग्राउंड पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आप देखो रिएक्टेंट ही मिल करके ना प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप देखो यहाँ रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है, अब प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो यानी कि ये तो सही नहीं हुआ। जब ये दोनों मिल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना रहा है तो यही दोनों ने कन्वर्ट हुआ है वाटर में। तो जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए था उतना ही तो प्रोडक्ट में होना चाहिए था ना। तो यानी कि ये अभी क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, अनबैलेंस्ड स्टेट में, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है ना तो उसे हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये जो अभी केमिकल इक्वेशन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल, स्केलेटल, या फिर इसी को हम लोग सिंपल वे में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो आप जब केमिकल इक्वेशन बनाओगे वर्ड इक्वेशन से तो बहुत हद तक चांस है कि जो केमिकल इक्वेशन बनेगा वो अनबैलेंस्ड होगा। तो जब अनबैलेंस्ड होगा तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो केमिकल इक्वेशन है इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे।
यहाँ पर जो ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस यानी कि ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2। अब देखो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दो चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, एक किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और सेकंड हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये लिखा। तो यार बैलेंसिंग का जरूरत क्यों पड़ा, तो बैलेंसिंग का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि रिएक्टेंट ही किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो जो रिएक्टेंट है वही ना प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए वही प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यानी कि वो तो बुक वाला लैंग्वेज है। जैसे देखो तुम देखो ऊपर वाला देखो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इसको मैं अगर पिक्चर फॉर्म में ड्रॉ करूं, H2 यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम प्लस O2 यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम वाले मॉलिक्यूल है। तो तुम देखो दो हाइड्रोजन एटम वाला एक मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन वाले एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और बदले में क्या बन गया, वाटर बन गया H2O। तो अब H2O जो है ये ऑक्सीजन के एटम है और इसमें दो हाइड्रोजन के एटम अटैच, तो ये बन गया H2O। तो तुम देखो जो ऊपर वाला अनबैलेंस्ड इक्वेशन है इसी का मैंने पिक्चर बनाया है, H2 HH H2 O2 OO O2 गिव्स H2O HHO यानी कि H2O। लेकिन आप देखो ये ग्रीन और रेड वाला मिलकर के ये बना है वाटर। तो यहाँ पे दो ग्रीन वाले एटम है, प्रोडक्ट में भी दो ग्रीन वाले एटम है, रिएक्टेंट के साइड में दो रेड वाले एटम है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में एक ही रेड वाले एटम है। तो फिर एक एटम कहाँ गया, यानी कि हम लोग का कहीं ना कहीं पे गलती हो, यानी कि ये नहीं, एक्चुअल में जब यही रिएक्टेंट को मिलके प्रोडक्ट बनाते ही था तो सारा रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में रहता ना, जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम था वही प्रोडक्ट बनना चाहिए था। तो यानी कि हम लोगों का गड़बड़ है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं करके इसको बैलेंस करते हैं। अब तुम देखो बैलेंस के हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊं तो बैलेंसिंग में लिखा हुआ है कि H2 के दो मॉलिक्यूल, तो अब इसको देख के बनाएंगे तो ऐसा ऐसा दो मॉलिक्यूल है, ये देखो ये भी H2 ये भी H2 यानी कि 2H2 और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का तो एक O2, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर का बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वाटर की अब 2 मॉलिक्यूल, ये दो वाटर के मॉलिक्यूल, देखो तो 2 मॉलिक्यूल बन गया। अब तुम देखो अब इधर में रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड में बराबर, यहाँ देखो 1 2 3 4 4 ग्रीन एटम्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 4 ग्रीन एटम्स है, 1 और 2 दो रेड एटम्स है, 1 और 2 दो रेड एटम्स है। तो अब यहाँ पर ये साफ लग रहा है कि यही मिलकर के यहाँ बनाया होगा, यानी कि रिएक्शन के टाइम में क्या हुआ होगा, जब हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा तो पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा होगा, यहाँ से भी H2 के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, तो चारों हाइड्रोजन एटम अलग हो गए होंगे। फिर यहाँ से ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, यानी कि ऑक्सीजन एटम भी अलग हो गए होंगे। फिर ये दो हाइड्रोजन एक यहाँ आके ज्वाइंट हुआ होगा, इसमें से दो हाइड्रोजन एक यहाँ आके ज्वाइंट हुआ होगा या यहाँ ज्वाइंट हुआ होगा। मतलब पहले बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में दोबारा से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्टेंट है यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है यहाँ, और प्रोडक्ट के साइड में क्या हो रहा है, फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो तुम देखो सिंस रिएक्टेंट ही मिलकर के प्रोडक्ट बनाया है तो जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होगा। जैसे मान लो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासरूम है और इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जैसे होता है ना क्लास में अलग अलग हाउस होते हैं, तो मान लो ये रेड ड्रेस वाले हाउस है, यहाँ पे दो यहाँ पे एक, और ये ग्रीन वाला है यहाँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 ऐसे करके बैठा हुआ, तो तुम देखो तो यहाँ पर टोटल, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और देखो आप
आप देखो यहाँ पर 1 और 1, 2 और 2, ठीक है। तो ये रिएक्शन होने से पहले का है, इसे कहेंगे रिएक्टेंट। अब रिएक्शन के बाद क्या होगा, इसी का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मान लो ये दोनों है रिएक्टेंट, ये दोनों है रिएक्टेंट, और अब तुम देखो प्रोडक्ट में क्या होगा, बस खाली हम लोग इसका अरेंजमेंट अलग अलग कर दिए। मान लो ये 3 इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो तुम देखो तो सिर्फ अरेंजमेंट हुआ है। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो आप सोचो ये रिएक्टेंट ही अरेंज करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर टोटल 3 रेड 3 ग्रीन है, यहाँ भी देखो टोटल 3 रेड और 3 ग्रीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। आ रहा है समझ में? तो चूंकि रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, इसीलिए नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर होना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हम लोग बोलते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना रिएक्टेंट के साइड में मास होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट के साइड में मास होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बोला गया है कि जो रिएक्टेंट है एक्चुअल में वही प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। तो दोनों साइड में मास को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो आपका आंसर क्या होगा, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हम लोग बैलेंस क्यों करें, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो ये बैलेंस हम लोग, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो अरे यार ये कैसे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 कैसे, तो चलो दोनों के नंबर को बराबर करो। तो हम लोग मास कहाँ बराबर कर रहे थे, हम लोग तो नंबर बराबर कर रहे थे। तो अगर मान लो हमसे अगर कोई पूछे कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, एक मिनट सर, 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, एक एक से क्यों नहीं? देखो यार, जो एटम्स, एक एटम, एक एलिमेंट का एटम जो दूसरे एलिमेंट के एटम से जो अट्रैक्ट होता है ना, अटैच होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे अटैच, यानी कि हर एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हर एटम चाहे वो अलग अलग एलिमेंट का क्यों ना हो, वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के नंबर को पूरा करना चाहता है, चाहे तो डुप्लेट पूरा करना चाहता है या ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। इसीलिए वो क्या होता है, अलग अलग तरीके से अटैच होता है। ये वाला चीज आपको समझ में आएगा जब आप कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ोगे, यानी कि चैप्टर 4 जब पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। यार वो तो है ही पुनर्व कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी बैलेंस द इक्वेशन। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि टू सेटिस्फाई द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हम लोग ये क्यों नहीं बोलते? अगर हम लोग से पूछा जाए कि बैलेंस क्यों करते, तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना है, इसीलिए हम लोग बैलेंस करते। तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं बोलते, हम लोग मास तो नहीं कर रहे, क्या आप मास लेकर के कर रहे थे या नंबर ऑफ एटम्स के ग्राउंड पे बैलेंस करें? तो देखो, तो हम लोग तो नंबर ऑफ एटम्स के ग्राउंड पे बैलेंस करा। यहाँ देखा ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और यहाँ ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो बस स्टार्ट हो गया बैलेंस करना। तो हम लोग तो नंबर देके बैलेंस कर रहे थे ना। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस क्यों किया, तो आप बोल रहे हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा करते क्यों है, मास के ग्राउंड पे क्यों आंसर देते हैं, नंबर क्यों नहीं बोलते? एनीबडी? सर क्योंकि जैसे 2s2 है वहां पर, तो सर हाँ हाँ उतना तो होना ही चाहिए इक्वल। क्योंकि देखिए हम सब जैसे नंबर इक्वल करते हैं उसमें एटम्स के, तो उसमें हमारा मास तो इक्वल होगा ही, वैसे अगर हम से नंबर इक्वल कर देंगे हाँ तो। हाँ, वो तो फिर नंबर क्यों नहीं बोले जो मास बोल दिए, नंबर बोल देते हैं, मास क्यों बोला? रीजन है, लेकिन इसके पीछे रीजन है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। चलो देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोगों से पूछा जाता है कि हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो हम लोगों का आंसर होता है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हम लोग का कहने का मतलब ये होता है
कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है ना, प्रोडक्ट साइड में मास उतना ही होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हम लोग ऐसे आंसर बोलते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में जब हम लोग कहीं पर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं, H2O2 H2O, तो हम लोग वहां पर मास कहीं नहीं देखते, हम लोग वहां पर नंबर देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 एटम्स है, तो बस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बैलेंस करने। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, नहीं नहीं सर नहीं। क्योंकि हाँ क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एटम्स तो हर वक्त इक्वल होते हैं सर, मतलब सेम होते हैं। अगर हम सब केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो कभी हाँ भी क्रिएटेड नहीं होते और वो कभी डिमिनिश भी नहीं होते हाँ हैं। बिल्कुल, कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ सेम होते हैं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ एटम के ग्राउंड पे क्यों नहीं आंसर देते। जैसे आपसे बोला कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो आप बोलोगे कि सिंस रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो अगर हम लोग गड़बड़ देखते तो हम लोग बैलेंस कर देते। मतलब हम लोग अपना आंसर नंबर के ग्राउंड पे क्यों नहीं देते जो मास के ग्राउंड पे देते। मेरा क्वेश्चन यही है कि जब हम लोग अपना आंसर देना होता है, देन व्हाई डू वी गिव आवर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ मास, व्हाई डोंट वी गिव आवर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सर क्योंकि सर केमिकल रिएक्शन में दोनों साइड में मास के क्वांटिटी इक्वल होते हैं यार, ठीक है, मास भी होता है, तो आप नंबर के ग्राउंड पे भी तो दे सकते थे। नहीं शाम्भवी, मतलब मेरा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ, इसका मतलब यही हुआ। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि चूंकि दोनों तरफ मास सेम होना चाहिए इसीलिए बैलेंस करते हैं। तो मेरा कहना था कि आप मास के ग्राउंड पे आंसर क्यों देते हो, आप नंबर के ग्राउंड पे आंसर क्यों नहीं देते। आप ये क्यों नहीं बोलते कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को बराबर होना चाहिए था, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। वो तो मैं बता ही दूंगा लक्ष्य, मैं तो आपका देख रहा हूँ। देखो यार सिंपल सा रीजन है, क्या आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर पाओगे कि देखो 523 ऑक्सीजन के एटम रिएक्ट कर रहे हैं 9343 हाइड्रोजन एटम से, क्या देख पाओगे नंबर ऑफ एटम्स को, नहीं। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को एक्चुअल में देख नहीं पाएंगे जब केमिकल रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो रिएक्टेड और प्रोडक्ट उसको नाप तो सकते हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स नहीं देख सकते, लेकिन मास को हम लोग नाप सकते हैं, इसीलिए मास के ग्राउंड पे बोला गया। आप याद करो क्लास 9, जब क्लास 9 में आप चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपको इस तरह का एक फ्लास्क दिखा होगा जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया गया होगा। इस फ्लास्क में एक टेस्ट ट्यूब हैंग कर रहा था धागे से, इसमें एक सब्सटेंस था, इसमें एक सब्सटेंस था, मान लो इसमें एक्स था और इसमें वाई था, याद है। और ये वाला क्या था, कॉर्क से लगा हुआ था। तो हम लोगों ने ये जो सब्सटेंस है इस पूरे सेटअप को नापा, मान लो ये 100 ग्राम था, उसके बाद जोर जोर से हिलाया, तो ये जो एक्स और वाई है ये दोनों आपस में मिल गया, और मिलने के बाद दोनों रिएक्ट करके जेड बना दिया। तो जब जेड बन गया फिर हम लोगों ने नापा, तो फिर क्या देखते हैं, 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि ना तो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो सब्सटेंस रखा हुआ उसका नंबर ऑफ एटम्स दिखेगा, ना तो फ्लास्क के अंदर में जो एक्स रखा हुआ है उसका नंबर ऑफ एटम दिखेगा, लेकिन हम लोग इसका वेट तो कर सकते हैं ना, इसीलिए वेट के ग्राउंड पे हम लोग आंसर बोलते हैं। समझ में आया। सिंस हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास नाप सकते हैं, इसीलिए मास के ग्राउंड पे हम लोग अपना आंसर बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हम लोग इनडायरेक्टली निकालते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने। तो चूंकि मास नाप सकते हो ना, तो मास के ग्राउंड पे आंसर होता है हम लोग। यानी कि अगर हम लोग से पूछा जाता है कि व्हाई डू वी बैलेंस, तो हम लोग यही बोलते हैं कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हम लोग बोलना ये चाहते हैं कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में चेंज किया था। जैसे मान लो ये 30 ग्राम है और ये 70 ग्राम है, तो दोनों मिला करके हो गया 100 ग्राम। आया समझ में। तो यार हम लोग मास देख रहे हैं, नंबर थोड़ी ना दिखाई देता है, इसीलिए मास के ग्राउंड पे हम लोगों का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग मास के ग्राउंड पे अपना आंसर देते हैं। तो वेल मैं ये बोल रहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा सेंटेंस फॉर्म में होता है। तो पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और इनकेस अगर वो अनबैलेंस्ड होता है तो हम लोग फाइनली इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। अब बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं,
अगर हम लोगों को रिएक्शन का स्टेट पता होगा, देखो फिर से आ जाओ, अभी इस सबको हटाता हूँ। ओके, अब आप देखो, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, लेकिन ये वाला जो था थर्ड वाला, ये अनबैलेंस था, तो हम लोगों ने फाइनली इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस करने के बाद भी कुछ काम और है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकेस अगर केमिकल रिएक्शन में स्टेट मेंशन है तो हम लोगों को स्टेट लिखना पड़ेगा। और तुम देखो यहाँ रिएक्शन में स्टेट मेंशन, हाइड्रोजन जो है जो जलता है वो किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन में गैस लिखेंगे। एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो भी गैस के फॉर्म में होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। और देखो यहाँ पर बोल रहा है कि वाटर का वेपर बन रहा है, तो वेपर भी किस फॉर्म में होता है, गैस, तो हम लोग गैस लिखेंगे। तो तुम देखो स्टेट मेंशन करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में अगर गैस बन गया तो आपको इसमें अपवर्ड एरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस बन जाएगा तो वो वहीं पर तो रहेगा नहीं, उड़ जाएगा, तो हम लोगों को अपवर्ड एरो, तो तुम देखो स्टेट मेंशन करना पड़ता है। साथ में अगर कोई रिएक्शन का कंडीशन है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर रिएक्शन का कंडीशन है तो वो मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से अगर डायरेक्ट रिएक्ट कराओगे तो नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिला दोगे और उसमें बहुत हाई प्रेशर दोगे, लगभग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लगभग उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करोगे, तब जाके रिएक्ट करोगे। तो तुम देखो, तो जब आप तो रिएक्शन लिखोगे, जैसे मान लो नाइट्रोजन को आपने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, तो जो जो चीज आपने देखा उसको लिखा कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस at a very high pressure of 300 atmospheric pressure and 200 degree centigrade temperature and it forms ammonia gas। तो ये जो सेंटेंस वो लिखा होगा ना, ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। और जब उसको आप केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो जो कंडीशन था, जैसे मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर रिएक्शन हुआ, तो ये जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको आपको एरो के ऊपर या नीचे लिखना पड़ेगा। मान लो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ता, तो अब 300 एटीएम आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई रिएक्शन का कंडीशन होता है तो उसको हम लोग एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो जो भी कंडीशन होता है वो एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। और अगर स्टेट दिया हुआ है तो स्टेट हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि हम लोग को स्टेट वगैरह मेंशन करना, इतना समझ में आया। तो हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। लेकिन यार केमिकल इक्वेशन से पहले हम लोगों को केमिकल कंपाउंड तो बनाना आना चाहिए, केमिकल कंपाउंड तो बनाना आना चाहिए। वैसे एक बात मुझे बताओ, कितना इजी था, हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाटर वेपर। अब इसको हम लोग लिखा है ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। तो इस सिंपल वाला चीज को इतना हार्ड क्यों कर दिया? केमिकल इक्वेशन लिखने का फायदा क्या है? तो यार केमिकल इक्वेशन लिखने का दो फायदा। पहला, ये शॉर्ट में लिखा जाता। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ शॉर्ट में, तो आप यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हो ना। एक्चुअल में जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो जो हम लोग का सेंटेंस होता है कम से कम 3 या 4 लाइन का सेंटेंस होता है नॉर्मली, 3-4 सेंटेंस। लेकिन वो 3-4 सेंटेंस वाला जो केमिकल रिएक्शन है उसको आप एक लाइन में लिखोगे जब आप उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। तो केमिकल रिएक्शन से ज्यादा शॉर्ट होता है केमिकल इक्वेशन लिखना। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है केमिकल इक्वेशन। हाँ बिल्कुल, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो है ना इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ, केमिकल रिएक्शन में उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मान लो वाटर लिखा मैंने, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है वाटर, इसमें थोड़ी ना पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। लेकिन तुम देखो जब मैं वाटर का फॉर्मूला लिखूंगा H2O, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये जो वाटर है ना ये हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से बनता है। इनफैक्ट आप उसका नंबर भी बना दोगे कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का एलिमेंट जस्ट डबल होता है, यानी कि हाइड्रोजन के अगर 2 एटम होते हैं तो ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं। तो तुम देखो तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में है, इसमें है। तो केमिकल इक्वेशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि एक तो शॉर्ट में लिखा जाता है और दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा किस में लिखने का कोशिश करते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ में आया?
यानी कि ये सिंपल भी होता है और इंफॉर्मेटिव भी होता है। यानी कि केमिकल इक्वेशंस आर सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव, देयरफॉर इन प्लेस ऑफ केमिकल रिएक्शन वी राइट केमिकल इक्वेशन। ये सिंपल भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, दोनों चीज है। जैसे तुम देखो, अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप ये बताओ कि जो पोटेशियम पर मैंगनेट है, बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है पोटेशियम पर मैंगनेट। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगे, बोलोगे सर पोटेशियम है, तो सिर्फ पोटेशियम तो है नहीं, ये तो कंपाउंड है। तो आप तो मैं कहने वाला हूँ कि अगर नहीं याद है, रटा हुआ नहीं है, तब तो आप बता ही नहीं पाओ, क्योंकि इस वर्ड में कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ कि MnO4, ये देखो ये पोटेशियम पर मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला है। अब तुम बताओ तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन। चलो ये MnO4 है ना, तो अब तुम बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो पोटेशियम है, मैंगनीज है और ऑक्सीजन है। इनफैक्ट पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स भी बता दोगे कि पोटेशियम का एक एटम, मैंगनीज के एक एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम। समझ में आ रहा है। जैसे एक और देखो, कैल्शियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम डाइक्रोमेट। अब इससे ये नहीं पता चला कि कौन कौन से एलिमेंट है, बस थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि कैल्शियम होगा, लेकिन डाइक्रोमेट में कौन कौन से एलिमेंट है नहीं पता। लेकिन तुम देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं Ca2Cr2O7, तो आप बता दोगे सर इसमें कैल्शियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम के 2 एटम, क्रोमियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 7 एटम। तो तुम देखो इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये हो जाएगा, इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है। केमिकल इक्वेशन जो होता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला वगैरह यूज होता है, सिंबल यूज होता है, तो एक तो सिंबल यूज होने के चलते ये शॉर्ट भी हो जाता है, और दूसरा ये ज्यादा इंफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल इक्वेशन आर सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव, देयरफॉर इन प्लेस ऑफ केमिकल रिएक्शन वी यूज केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, केमिकल इक्वेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तब तो आप बैलेंस कर भी दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो बोला गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और वाटर बनाता है। अब किसी ने, मैंने मान लो क्वेश्चन आया कि आप है ना इसका केमिकल इक्वेशन लिख करके बैलेंस करो, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब उस बच्चे ने ऐसे लिखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता। उसको पता ही नहीं था कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता, उसको लगा कि वाटर का फॉर्मूला H3O होता। तो क्या ये रॉन्ग वाला बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस तो हम लोग किसी भी चीज को कर सकते हैं। तुम देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है, देखो तो हो गया बैलेंस। लेकिन ये बैलेंस तो हो गया, फिर भी इसको टीचर काट करके क्या देंगे, जीरो देंगे। क्यों? क्योंकि उसने वाटर का फॉर्मूला ही गलत लिख दिया था। यानी कि आप बैलेंस तो बाद में सीखोगे, पहले आपको केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। इसीलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूला आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं, आपने क्लास 9th में ऑलरेडी सीख लिया था केमिकल फॉर्मूला। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं याद है? केमिकल फॉर्मूला तो आपने सीख लिया था, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार केमिकल फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है ये तो 5 मिनट में सीख लेंगे हम लोग, लेकिन एक्चुअल में है ना हम लोगों को आयंस और रेडिकल्स का वैलेंसी याद करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक वैलेंसी याद नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है। आपको मेथड बता भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है। आ रहा है समझ में? यानी कि मान लो आपको बता दिया कि आपके घर से मान लो मार्केट है 3 किलोमीटर, तो आपको रास्ता बता दिया कि बस आपको लेफ्ट से मेन रोड पकड़ना और सीधे जाना और मार्केट पहुंचना। तो चलो ये तो बता दिया। अब आपको मोटरसाइकिल या कार चलाने आना चाहिए, तभी तो आप पहुंच पाओगे ना, क्योंकि मार्केट इतना दूर है। नहीं तो रास्ता पता भी है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उसी तरह से क्या है कि केमिकल कंपाउंड का पहले फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। पहले फॉर्मूला तो सही करो,
उसके बाद बैलेंस कर दो। अगर गलत फॉर्मूला को बैलेंस कर दोगे तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बैलेंसिंग से पहले जरूरी ये है कि आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और वो भी बनाने आता है लेकिन बैलेंसी याद नहीं है। तो जब बैलेंसी नहीं याद करोगे तब तो वैसे मैं कुछ केमिकल फॉर्मूला आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। देखो कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, राइटिंग का केमिकल फॉर्मूला। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम होते हैं, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। क्या इसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे? इसमें 8 एटम। क्या इसको कंपाउंड कहेंगे? इसमें 2 एटम है? बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि S8 में सारे एक जैसे एटम, तो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है। O2 सारे एक जैसे एटम है, P4 सारे एक जैसे एटम है, तो ये सब एलिमेंट है, इसको कंपाउंड नहीं कहेंगे। कंपाउंड कब होगा? जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम होंगे। जैसे SO2 कर दे तो तुम देखो सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो फिर ये कंपाउंड हो जाएगा। HCl हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। P2O5 ये भी क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। तो H2SO4 इसमें तो 3 तरह के एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। K2Cr2O7 ये भी क्या हो जाएगा? कंपाउंड। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट का बना होता है ना, उसी को कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको बोला था ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7 होता है ना। तो कैसे? क्या मैंने रटा है बैठ करके? नहीं, मैंने रटा नहीं है। एक्चुअल में हम लोगों को अगर सिंबल और वैलेंसी पता है ना तो हम लोग बता देंगे। देखो डाइक्रोमेट जो होता है Cr2O7 इसका वैलेंसी होता है -2, और पोटेशियम जो होता है उसका वैलेंसी होता है +1। तो जब हम लोग इसको बनाते तो हम लोग क्या करते हैं? K का वैलेंसी 1 जो है नीचे लिखते हैं, और Cr2O7 का वैलेंसी 2 है उसको नीचे लिख करके और इसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो 2 इधर लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2Cr2O7। तो अब तुम देखो, अब आप जितना भी एलिमेंट है उन सब के साथ क्रोमेट का फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे कैल्शियम में +2 होता है, एल्युमिनियम में +3 होता है। तो अगर मान लो मैं बोलूंगा कि कैल्शियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर कैल्शियम का +2 होता है और Cr2O7 का -2 होता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा Cr2O7 हो जाएगा। उसी तरह से एल्युमिनियम डाइक्रोमेट का क्या फॉर्मूला होगा? तो एल्युमिनियम का +3 होगा और Cr2O7 का -2 होगा, तो ये 2 इधर जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Al2Cr2O7 का होल 3। मतलब कहने का ये है कि अगर वैलेंसी पता है ना तो हम लोग आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मैं जो भूल गए